हेलो। आज का टॉपिक है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलिस फ्रैक्चर डिटेल में देखा था और अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखेंगे। इसमें कंटेंट्स देख लो। डेफिनेशन, कॉजेस, फ्रीक्वेंसी, सिम्टम्स, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसके डेफिनेशन देखते हैं। Winged scapula is a skeleton condition where the shoulder blade protrudes from the back in an abnormal position, creating a winged appearance. तो इसमें जो स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड का मतलब है स्कैपुला जो होता है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल पोजीशन। बैक से उसको देखोगे तो एबनॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। उसकी जो मीडियल बॉर्डर है, इन्फीरियर एंगल जो है और ये सुपीरियर एंगल है, वो क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट दिखेगा। ओके, मतलब प्रोमिनेंट मतलब वहाँ पे हो जाएगा और विंग्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, इससे क्या होगा, स्कैपुलर ह्यूमरल जो रिदम होता है वो भी अफेक्ट होगा, जिससे शोल्डर की मूवमेंट जो होती है, इसकी स्कैपुला के साथ शोल्डर की मूवमेंट भी अफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे रीजन है। आगे देखते हैं हम। देखो, कॉजेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज ये सबसे मोस्ट कॉमनली है। मोस्ट कॉमनली फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल डिस्ट्रॉफी FSHD are the main cause of weakness of all the scapular stabilizing muscles। हमने देखा ऊपर जितने भी स्कैपुलर स्टेबिलाइजिंग मसल्स है वो सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है, फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी है, जिसमें स्कैपुला के सारे मसल्स वीक हो जाते हैं। वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, स्कैपुला विंगिंग, विंगिंग यानी लटकना, स्कैपुला लटक जाता है नीचे की ओर, अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहता, क्योंकि उसके सारे स्टेबिलाइजिंग मसल्स क्या हो गए, वीक हो गए हैं। तो उसे ही ये मतलब यही मेन एक कॉज है फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल डिस्ट्रॉफी, जिसमें सारे ही मसल क्या हो जाते हैं, पैरालाइज यानी वीकनेस हो जाती है या पैरालाइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। The most common cause of scapular winging is serous anterior paralysis resulting from a lesion of the long thoracic nerve। तो लॉन्ग थोरासिक नर्व किसी वजह से इंजरी हुई या कट हो गया लॉन्ग थोरासिक नर्व में, तो ये सप्लाई करता है किसको, सेरेटस, मेन जो सेरेटस एंटीरियर मसल है उसको सप्लाई करता है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो एक बहुत ही बड़ा मसल है, जो आगे की जो 8 रिब्स है, फर्स्ट से 8 रिब्स तक, वहाँ से वो वहाँ से उसका ओरिजिन होके वो इंसर्ट होता है स्कैपुला के इन्फीरियर और मिडियल बॉर्डर के, वहाँ पे वो क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो ये बहुत ही बड़ा मसल है जो जो स्कैपुला को स्टेबिलाइज करता है। तो इस मसल के वीकनेस की वजह से स्कैपुला विंगिंग देखने को मिलता है। ओके, ये मसल पैरालिसिस हो जाएगा तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखेगा। देखो ये रहा, ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल है, आगे की फर्स्ट से लेके 8 रिब्स जो होती है वहाँ से ये ओरिजिन होता है एंड इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, और इस तरह से ये प्रोमिनेंस दिखने को मिलेगा, इस तरह से दिखेगा। और ये जो सारे मसल्स है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ट्रेपेजियस और ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये रोम्बस मसल्स, लॉन्ग थोरस, ये सब मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए। देखो, नर्व डैमेज, द लॉन्ग थोरासिक नर्व विच इनरवेट्स द सेरेटस एंटीरियर मसल कैन बी इंजर्ड लीडिंग टू वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल। ये नर्व है लॉन्ग थोरासिक नर्व, इसमें इंजरी हुई किसी वजह से तो ये मसल सेरेटस एंटीरियर पैरालिसिस हो गई, वीक होगा ही, तो ये नर्व डैमेज का एक रीज़न है। दूसरा है ट्रॉमा।
इंजरी टू द शोल्डर और बैक कैन अफेक्ट द मसल्स और नर्व्स इन्वॉल्व द स्केपुलर स्टेबिलाइजेशन। जो स्केपुलर स्टेबिलाइजेशन मतलब जो स्केपुला के मसल को सप्लाई करते हैं नर्व, तो उसमें अगर इंजरी होती है या किसी वजह से शोल्डर में इंजरी होती है तो ये स्केपुला विंगिंग तो भी देखने को मिलता है। दूसरा है रिपीटेटिव शोल्डर मूवमेंट्स। ओवर यूज और रिपीटेटिव स्ट्रेन कैन वीकन द मसल्स ओवर टाइम। अगर ज़्यादा रिपीटेटिव शोल्डर की जो मूवमेंट होगी तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन यानी मसल में इंजरी होगी, और वो इंजरी होने की वजह से क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला थोड़े टाइम के लिए देखने को मिलेगा। विंग्ड स्कैपुला इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ट्रेपेजियस एंड rhomboids muscle palsy involving the accessory nerve and the dorsal scapular nerve respectively। ऊपर हमने देखा ये नर्व जो एसेसरी एंड ये भी है, और ट्रेपेजियस जो मसल्स है और rhomboids मसल्स, वो भी क्या होता है, इनमें भी पैरालिसिस होता है, क्योंकि एसेसरी नर्व और डोर्सल स्कैपुलर नर्व का रूट अगर कट हो गया किसी वजह से तो इस दोनों मसल क्या हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे, जो स्कैपुला को सपोर्ट करते हैं, और इसका स्टेबिलाइजेशन हटने से विंग्ड स्कैपुला देखने को मिलेगा। अब सिम्टम्स देखते हैं कैसा दिखेगा। विजुअल अपीयरेंस, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला appears to stick out from the back resembling a winging। जो इस तरह अंदर की जो बॉर्डर है स्कैपुला की, सपोज इस साइड इस तरह करके, इस तरह ये जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला की, ये क्या होगी, appears to stick out बैक, तो ये पीछे की ओर ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट दिखेगा ये एरिया। अब इसका बॉर्डर आपको क्लियरली दिखेगी प्रोमिनेंट। पेन एंड टेंडरनेस होगा, पेन एंड टेंडरनेस में बी फेल्ट अराउंड द स्कैपुला स्पेशली ऑन द मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर इस साइड की है, यहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा। वीकनेस एंड फटिग, वीकनेस एंड फटिग भी होगा। द आर्म में फील वीक पर्टिकुलरली व्हेन लिफ्टिंग और कैरिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें जो वीकनेस, ये जो विंग्ड स्कैपुला है उसकी वजह से क्या होगा, जो हैंड की शोल्डर की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि स्कैपुलोह्यूमरल रिदम इस मतलब ह्यूमरस की जो मूवमेंट होती है, ओके, शोल्डर की जो मूवमेंट होती है उसके साथ किसकी, स्कैपुला भी मूव होता है। अगर विंग्ड स्कैपुला हो गया है तो क्या होगा, शोल्डर की मूवमेंट को भी अफेक्ट करेगा, पूरा रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगा शोल्डर का, और जब वीकनेस की वजह से वो कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट लिफ्ट करेंगे तो जल्दी फटीग हो जाएगा पेशेंट। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, तो मैंने कहा स्कैपुला ह्यूमरल रिदम जो अफेक्ट होता है उसकी वजह से ये मूवमेंट भी लिमिटेशन आ जाता है रेंज ऑफ मोशन में। डिफ़िकल्टी विथ ओवरहेड मूवमेंट्स, रीचिंग एंड इवन बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक कॉम्बिंग ऑफ हेयर एंड ब्रशिंग टीथ। तो ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर शोल्डर की मूवमेंट जो करते हैं उसमें नहीं हो पाती है, उन सब मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होता है। स्नैपिंग और ग्राइडिंग, तो स्नैपिंग और ग्राइंडिंग में क्या होगा, ये एक टाइप का सेंसेशन है जो शोल्डर में, मतलब स्नैप मतलब ऐसे कैसे एक साउंड आता है, ठीक है, एक साउंड आएगा जो उसे स्नैपिंग कहते हैं, वो शोल्डर की मूवमेंट करोगे तब ये फील होता है। फिर ड्रूप्ड शोल्डर देखने को मिलेगा। वन शोल्डर में अपीयर टू ड्रूप और बी लोअर देन द अदर, क्योंकि इसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला, उसके साथ ही शोल्डर मतलब स्कैपुला का जो ग्लेनोइड प्रोसेस है वहाँ पे शोल्डर का हेड जो होता है वो का जॉइंट बनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक विंगिंग स्कैपुला की वजह से शोल्डर का लेवल थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। अफेक्टेड मतलब जो जिस साइड का विंगिंग ऑफ स्कैपुला हुआ है उस साइड में। पोस्चर चेंजेस होगा, पोस्चर चेंजेस में अकर विथ वन शोल्डर अपीयरिंग मोर राउंडेड और फॉरवर्ड देन दी अदर, ठीक है, राउंडेड शोल्डर होगा और फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। मसल स्पाजम इन द शोल्डर एंड बैक में अकर, ठीक
ठीक है, बैक में और शोल्डर में ये मसल स्पाजम देखने को मिलेगा। नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिलेगा। इन सम केसेस नर्व कंप्रेस और डैमेज कैन लीड टू नमनेस और टिंगलिंग इन द आर्म और शोल्डर। तो वहाँ की जो नर्व होती है वो शोल्डर के मसल्स को भी सप्लाई करती है। तो जब वहाँ किसी वजह से वहाँ पे जो पोजीशन स्कैपुला के बदलती है उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हुआ या डैमेज हुई तो टिंगलिंग नमनेस भी देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी विथ एवरीडे टास्क, तो कौन सी एक्टिविटी हमने ऊपर भी देखा, ओवरहेड एक्टिविटी और लाइक ब्रशिंग योर टीथ और लिफ्टिंग ग्रोसरी बैग्स कैन बिकम मोर चैलेंजिंग। ओके, कुछ भी लिफ्ट करना है, वीक हो गया है तो आप जल्दी फटीग भी हो जाओगे। ये सब मतलब एवरीडे लाइफ की जो डेली एक्टिविटी है, ओवरहेड एक्टिविटी, तो उन सब में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्टैटिक विंगिंग, स्टैटिक विंगिंग इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ विंगिंग इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल इश्यूज सच एज अ फ्रैक्चर और डिफॉर्मिटी इन द शोल्डर girdle, spine or ribs that prevent the scapula from properly aligning with the rib cage। तो ये जो स्टैटिक विंगिंग में क्या होगा, स्ट्रक्चरल इश्यू होता है, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया या डिफॉर्मिटी हुई, शोल्डर गर्डल हो गया, स्पाइन हो गया या रिब्स जहाँ पे ये स्कैपुला जो अटैच रहता है, तो इसमें मतलब प्रॉपरली जो अलाइनमेंट होता है ना रिब केज इन सब के साथ, उसमें डिफ़िकल्टी होगी। ओके, उस इसमें प्रॉब्लम होगा, स्ट्रक्चर इश्यू होगा, तो उसे स्टैटिक विंगिंग कहेंगे। यानी स्टैटिक यानी एक ही जगह पर विंग रहना, और डायनेमिक कैसा, ऐसे मूवमेंट करोगे तब विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखेगा। और स्टैटिक में नॉर्मली अपीयरेंस मतलब इसका पेशेंट खड़ा भी है तो भी उसका विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखेगा, तो इसे स्टैटिक विंगिंग कहते हैं। डायनेमिक विंगिंग, इसमें क्या होगा, दिस टाइप इज लिंक्ड टू न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चरल था और ये डायनेमिक जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज इज पैरालिसिस ऑफ द सीरेटस एंटीरियर मसल which is innervated by the long thoracic nerve. Injury or damage to this nerve can lead to the scapula winging out from the back। तो ये जो नर्व डैमेज होगी लॉन्ग थोरासिक, वो पैरालिसिस हो जाएगा उससे, सीरेटस एंटीरियर मसल। तो इसमें नर्व डैमेज जो होता है न्यूरोमस्कुलर कॉज है, और तो इसे डायनेमिक विंगिंग कहते हैं। और जब ये शोल्डर की मूवमेंट करोगे तब आपको विंगिंग स्कैपुला आउट होता हुआ दिखेगा, तो इसे डायनेमिक विंगिंग कहते हैं। देखते हैं मीडियल विंगिंग। दिस अकर्स व्हेन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला deviates from the rib cage, often due to serratus anterior weakness और पैरालिसिस। ये दोनों मतलब ये serratus anterior मसल पैरालिसिस होगा। तो मीडियल बॉर्डर देखो इस तरह से मीडियल साइड की जो बॉर्डर है वो डेविएट हो जाएगी। ओके, स्कैपुला जो डेविएट होता है, स्कैपुला डेविएट होगा तो किस साइड होगा, ये जो मीडियल बॉर्डर है ओके इस साइड होगा, अंदर की साइड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसे मीडियल विंगिंग कहेंगे। मीडियल बॉर्डर के नज़दीक आ रहा है तो इसे मीडियल विंगिंग कहेंगे, और जब ये लेटरली जाता है तो इसे लेटरल विंगिंग कहते हैं। देखो, this involves the lateral border of the scapula deviating from the rib cage, which is less common than medial winging। medial ऊपर वाला मीडियल विंगिंग था वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादातर केसेस मीडियल विंगिंग के ही होते हैं, लेटरल विंगिंग बहुत कम केस में होता है। तो ये जो मिड लाइन है इससे अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लेटरल बॉर्डर, जो ये लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, तो इस साइड डेविएट होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, लेटरल विंगिंग कहेंगे। अब स्कैपुलर डिस्काइनेटिक पैटर्न देखते हैं। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस,
अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल पोजीशन और मोशन ऑफ द स्कैपुला ड्यूरिंग कपल स्कैपुलोहुमरल रिथम्स। स्कैपुलोहुमरल जो मूवमेंट होती है उसके साथ ये कनेक्टेड है। इसको स्कैपुलर डिस्काइनेटिक पैटर्न जो होती है 3 टाइप्स की होती है। तो डिस्काइनेटिक पैटर्न्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो फर्स्ट में क्या होगा, प्रोमिनेंस ऑफ इंफीरियोमीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो फर्स्ट टाइप है इसमें इंफीरियोमीडियल बॉर्डर है, ये वाली स्कैपुला की सबसे नीचे वाली बॉर्डर वो प्रोमिनेंट दिखाई देगी, तो इसे टाइप 1 कहेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, प्रोमिनेंस ऑफ द एंटायर मीडियल बॉर्डर, ये जो पूरी मीडियल बॉर्डर है ये क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी, तो इसे क्या कहेंगे, टाइप 2। अब टाइप 3 में क्या होता है, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर जो होती है स्कैपुला की, ये सुपीरियर मीडियल बॉर्डर ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो बॉर्डर है वो प्रोमिनेंस होगी, तो उसे क्या कहेंगे, टाइप 3 कहेंगे। तो इस तरह टोटल स्कैपुलर डिस्काइनेटिक पैटर्न का 3 टाइप होता है। फर्स्ट में इंफीरियर मीडियल बॉर्डर, सेकंड में मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड में सुपीरियर मीडियल बॉर्डर जो होती है वो प्रोमिनेंस होती है। तो इस तरह से टोटल स्कैपुलर डिस्काइनेसिस के 3 टाइप्स है, ये आपको याद रखना है। इस तरह टोटल 3 टाइप्स में ये जो स्कैपुलर विंगिंग होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टाइप का विंगिंग हुआ है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जाम। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन असेस द स्कैपुलस पोजीशन एंड मूवमेंट एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टेस्ट टू एवेल्युएट द अफेक्टेड मसल्स एंड नर्व्स। तो जो फिजिकल एग्जाम में मतलब क्या करना है, स्कैपुला को पूरी तरह से असेस करेंगे। नॉर्मल पहले तो नॉर्मल आपको मतलब पीछे से देखना है, ओके, पोस्टीरियर पोजीशन से आपको देखना है। पोस्टीरियर जब स्कैपुला को ऑब्जर्व करोगे, पेशेंट नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, तो आपको स्कैपुला देखना है कैसा है वो, ओके। फिर आपको हैंड से पालपेट करके भी उसकी बॉर्डर है वो देखनी है। उसके बाद शोल्डर की जो मूवमेंट है अबडक्शन करवाओगे और स्कैपुला को ऑब्जर्व करोगे, तो इससे पता चलेगा कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला है या नहीं है। एक्सरे और एमआरआई स्कैन्स में भी यूज्ड टू रूल आउट अदर कंडीशन एंड असेस नो डैमेजेस। तो नो डैमेज हुआ है या फिर कोई और भी कंडीशन है तो उसके लिए क्या करोगे, एक्सरे एंड एमआरआई करवाया जाता है, जिससे पता चलेगा कि कोई नर्व में तो इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। देखो अभी स्पेशल टेस्ट ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए ये वॉल पुशअप टेस्ट होता है, जिसमें पेशेंट को इस तरह से पुश करने के लिए कहने का वॉल को, जब वो पुश करेंगे तो क्या होगा, सेरेटस एंटीरियर मसल का जो इसमें होता है वो पता चलता है। यहाँ से अगर वीक होगा सेरेटस एंटीरियर मसल तो यहाँ पे विंगिंग ऑफ स्कैपुला इजीली आपको दिखेगा। The most common test for scapular winging, the patient faces a wall and press their palms against it. They may press off the wall with both hands at the same time. ठीक है, तो दोनों हाथ से प्रेस करना है और इस तरह आपको यहाँ पे देखेगा, स्कैपुला को ऑब्जर्व करना है। तो वो टेस्ट था जिससे विंगिंग ऑफ स्कैपुला को पता चलेगा। अब देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। Common exercise include wall slides, scapular retraction, set anterior activation exercises। तो ये सब एक्सरसाइजेस मेन हैं। दिस एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन टू रिड्यूस एलिमिनेट स्कैपुलर विंगिंग। या तो हम इसमें मसल की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि मसल क्या होते हैं इसमें सारे वीक हो जाते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि मसल की स्ट्रेंथ है ओके वो इम्प्रूव हो। तो इसमें पहले मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस होती है वो करवा सकते हो, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से वो स्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती है स्कैपुला के लिए वो करवा सकते हो। तो इससे आगे हम देखते हैं ये सारी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है।
एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना है। अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ दैट अग्रेवेट सिम्टम्स कैन हेल्प विथ हीलिंग। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है, ओवरहेड वाली एक्टिविटी अवॉइड करनी है जिसमें डिफ़िकल्ट होता है। तो ओवरहेड एक्टिविटी है जिससे सिम्टम्स अग्रावेट होंगे, पेशेंट जल्दी फटीक हो जाएगा, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। देखो इस तरह प्रोन पोजीशन में रह के ये जो हैंड है इसको आप थंब को इस तरह ऊपर की ओर रखना है, इस पोजीशन को रखना है, यहाँ से उठाना है हाथ को, यहाँ से हैंड को अप करना है। तो इससे क्या होगा, स्कैपुला मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद ये टी शेप इस तरह से हैंड रख के आपको पहले 5 काउंट करना है, उसके बाद नीचे रखना है। ठीक है, इस तरह ऊपर उठाना है, फिर इसको नीचे रखना है। तो इससे क्या होगा, स्कैपुला मसल से उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। पहले 5 काउंट तक होल्ड रखना है, फिर जैसे जैसे आप होल्ड रखने लगोगे स्ट्रेंथ होता जाएगा मसल, उसके बाद 10 सेकेंड तक होल्ड रख सकते हो। उसके बाद इस तरह वाई शेप, पहले आई शेप रखा, टी शेप रखा, उसके बाद इस तरह से हैंड की पोजीशन रखना है और इसे ऊपर करना है। उसके बाद इस तरह से डब्ल्यू शेप में रख के, ठीक है, डब्ल्यू शेप में रख के इसको करना है। इससे क्या होगा, मसल्स की, स्कैपुलर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। दूसरा है इस तरह, ये जो हेड है इसको प्रेस करना है नीचे की ओर और इसमें सिंपली देखो हेड को नीचे इस तरह यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये जो टॉवेल है यहाँ पे रख दोगे हेड को, और यहाँ जो हैंड है पहले इस पोजीशन में रहेगा, उसके बाद हैंड को इस तरह से ऊपर की ओर करना है। तो यहाँ पे जो मसल्स है स्कैपुला के, आप वहाँ पे फील करोगे हैंड रख के तो कॉन्ट्रैक्ट होता दिखेगा। तो इस तरह से आपको पीछे की ओर ये हैंड को ले जाना है ऊपर की ओर। दूसरा है इसमें इस तरह से नीचे डंबल आप पकड़ सकते हो और यहाँ से ऊपर की ओर डायरेक्शन में, ऊपर की ओर इस तरह से इसको ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा, ये स्कैपुलर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह से आप सारी देखो, नॉर्मल इस वाली पोजीशन से, ये नीचे दिख रहा है फिगर, इस पोजीशन में हैंड रहेगा, उसके बाद इस तरह से करना है। तो इस तरह से स्कैपुला की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती है। और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है स्कैपुला के मसल को स्ट्रेंथिंग करने के लिए। आप थेरा बैंड का यूज़ कर सकते हो, सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो ये सब स्कैपुला का जो स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज है, मसल सेटिंग एक्सरसाइज है, वो सब आप कर सकते हो। स्प्रिंग के साथ भी स्कैपुला की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है। साथ में शोल्डर की भी एक्सरसाइजेस करना होता है, शोल्डर की इसमें मूवमेंट अफेक्ट होती है। तो धीरे धीरे स्कैपुला स्ट्रेंथनिंग करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली शोल्डर की मूवमेंट भी नॉर्मल, स्कैपुलोहुमरल जो रिदम है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसमें कोई भी मतलब डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।